हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शुरू करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम थोड़ा बहुत हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, तो आगे देखते हैं जी। कहता सिंपली द इकोसिस्टम ऑन लैंड, कोई भी सिस्टम अगर जमीन पर है उसे हम क्या देते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर पानी में है तो उसे क्या देते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कोई दो मेन फैक्टर हैं जो कि उस इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो क्या है, वहां का टेम्परेचर कितना है और वहां का मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है। ठीक है जी। दीज इकोसिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, कैसे, नोन एज बायोम्स। क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं उसको हम बायोम्स में डिवाइड करते हैं और पानी वाले को एक्वाटिक जोन में। तो बायोम्स और का मेजर क्या है, डिस्टिंग्विश अलग दूसरों से, कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिवीजन है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको देखते हैं। पहली बात आती है बायोम्स की। मीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया ना अलग अलग प्रकार में, बायोम्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब टेम्परेचर और मॉइस्चर के हिसाब से ये कैसे कैसे बायोम्स हैं, कैसे कैसे डिस्टिंग्विश्ड एक बड़े एरिया के इकोसिस्टम है, देखते हैं। टुंड्रा, पहली बात आती है टुंड्रा की। टुंड्रा मीन्स बेरल लैंड, बंजर जमीन। दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर। ऐसे जगह जहां पर बहुत सीवियर कंडीशंस है, बहुत ही जैसे ठंडे इलाके हैं, तो वहां वनस्पति नहीं होती, बहुत ना के बराबर है ना, बहुत कम होती है, जीव जंतु भी कम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा, दो तरह के होते हैं टुंड्रा। एक तो होते हैं आर्कटिक, पोलर रीजन पर, ठीक, एक होते हैं अल्पाइन। पोलर रीजन के पास पास जो लैंड है वो आर्कटिक, दूसरा है अल्पाइन। अल्पाइन मतलब पहाड़ों के ऊपर। आर्कटिक टुंड्रा आर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। आर्कटिक जो हमारा है ना पोल, उसके आसपास वाला एरिया, ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इट एक्सटेंड्स एज ए कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप अबव द ट्री लाइन। जैसे ना हम नीचे से इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो एक लिमिट टाइम आता है, ठंडी इतनी बढ़ जाती है कि क्या होता है कि पेड़ कम होने शुरू हो जाते हैं, ऑलमोस्ट पेड़ नहीं होते, तो उसे कहते हैं ट्री लाइन। क्या कहते हैं, ट्री लाइन, उसके ऊपर पेड़ नहीं है। ठीक, अच्छा जी। अब ट्री लाइन के ऊपर और पोल के नीचे क्या होता है आपका टुंड्रा। पोलर आइस है जो ध्रुव के ऊपर बर्फ जमी हुई है, उसके जस्ट नीचे और ट्री लाइन के ऊपर ये वाला एरिया होता है टुंड्रा। देखते हैं, फोटो देखेंगे। द एरिया इंक्लूड्स द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ कनाडा। देखो कौन कौन सा एरिया आता है, कनाडा का उत्तरी भाग, अलास्का, यूरोपियन, रशिया का वो पार्ट जो यूरोप में है, साइबेरिया, आइलैंड कवर्ड बाय ओशियन। तो इस एरिया में कई प्रकार के आइलैंड भी होते हैं, वो भी तो ये आता है। ये देख ले, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये है हमारा टुंड्रा, स्काई ब्लू सा, तो जो ऊपर है ये सारा क्या है, टुंड्रा। ठीक, ठंडा एरिया। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। तो जो तो है हमारा डार्क ग्रीन, वो है टैगा, जिसे हम बॉरियर फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो टुंड्रा के नीचे टैगा, ये देखिए डार्क ग्रीन टैगा, ये डार्क ग्रीन टैगा। ठीक है जी। अब देखिए आप, ये देखिए संतरी, सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गए। ये पीले वाला देखो ग्रासलैंड्स है, ये हमारे ग्रासलैंड्स है। ठीक, और ये देखो टेम्परेट फॉरेस्ट, ये वाला टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए। टेम्परेट का मतलब ट्रॉपिकल और पोलर के बीच वाला एरिया टेम्परेट एरिया। ठीक, तो टुंड्रा से नीचे टैगा और नीचे है आपके टेम्परेट। ठीक है जी, ये है टेम्परेट। और जो आपके कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो गया, आपके ग्रासलैंड्स हो गए। ठीक है जी। और अगर हम करें बात ग्रासलैंड्स की, और ये देखिए संतरी वाला क्या है, ये वाला थोड़ा सा, ये है सवाना। ठीक, तो ये मेन हमने देखने, ज्यादा डीपली देखने लग के तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अपना समझना, ऊपर वाले क्या है, टुंड्रा, फिर टैगा, फिर आपका ये है
टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है जी, और ये आपका क्या है ग्रासलैंड, इतना सा समझ लो। अच्छा जी, अल्पाइन टुंड्रा क्या होते हैं? दे अकर एट हाई माउंटेन्स, बहुत पहाड़ियों के ऊपर वाले एरिया में होते हैं अल्पाइन टुंड्रा। इट इज फाउंड एट ऑल लैटिट्यूड्स, किसी भी लैटिट्यूड में हो, जरूरी नहीं कि टेम्परेट में हो या हायर लैटिट्यूड जहाँ ध्रुव के पास हो, पोलर के पास हो, किसी भी लैटिट्यूड पर अगर पहाड़ है तो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर क्या है बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो वहाँ क्या है अल्पाइन टुंड्रा, टुंड्रा जैसा वातावरण होता है, ठीक है जी। कहता है टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है कि ठंडा एरिया होता है, ठंडे एरिया में जो थोड़े बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं। मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी साइज, ऐसी बात नहीं कि वहां जीव जंतु नहीं होते, होते हैं, ठीक है, पर कम होते हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। क्या होता है जी? लार्ज बॉडी साइज, ठीक है, लार्ज बॉडी साइज, जहां पर लिखो कंपेयर टू, ठीक, कंपेयर टू आपका वेट कह लो, ठीक है, जैसे उनके वेट के हिसाब से ना, जहां उनकी वॉल्यूम के हिसाब से उनका बॉडी साइज क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। देखो ये बात समझने वाली है, जैसे मान लो कोई छोटा आकार है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा कंपेयर टू इट्स वेट, कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर आकार बड़ा है ना तो उस बड़े आकार में क्या है उसका बाहरी सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के हिसाब से कम होगा, ठीक है। ये बात जरा समझने वाली है कि अगर कोई चीज बड़ी है ना तो उसका बाहरी सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के हिसाब से कम होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या है लार्ज बॉडी साइज होता है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम, ताकि क्या है लार्ज बॉडी साइज से उनका क्या होगा बाहरी सरफेस एरिया कम होगा। स्मॉल टेल होगी, स्मॉल ईयर होंगे, ताकि बाहरी सरफेस एरिया कम हो, ताकि वो क्या करे कम हीट लूज करे, उनकी अपनी जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर कम जाए, इसलिए उनका बॉडी साइज कंपेयर टू देयर वेट वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया बाहर का कम होता है। टेल भी स्मॉल होती है, ईयर भी स्मॉल होते हैं, ताकि बाहर का सरफेस एरिया कम हो और वो कम हीट को लॉस करे, क्योंकि ठंडा एरिया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में, ठीक है जी। आगे चलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो दूसरे वाला आ गया। इसमें क्या होता है द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। कौन कौन से? कॉनिफरस, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। हम ऐसा समझ लें कि जो तो सबसे ऊपर है वो होंगे कॉनिफरस, सेंटर वाले होंगे, धरती के सेंटर वाले टेम्परेट, और ध्रुव अपने इक्वेटर के पास वाले ट्रॉपिकल, ऐसे समझ लो मोटा मोटा। अब इनकी आगे सब डिविजन्स होती है। कहता है ऑल दिस फॉरेस्ट बायोम्स आर जनरली अरेंज्ड फ्रॉम कहां से कहां, नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल से जब नीचे आएंगे पहले कॉनिफरस आएगा, फिर टेम्परेट आएगा और फिर ट्रॉपिकल आएगा फॉरेस्ट, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कहता है कॉनिफरस फॉरेस्ट, इसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, आपने फिर याद कर लेना है। दीज रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या होता है यहाँ पर, हाई रेनफॉल होती है, ठीक है, मीनो आपके जो टुंड्रा के नीचे वाला है एरिया टैगा में, उसमें क्या है रेनफॉल होती है। लॉन्ग विंटर होते हैं, काफी समय तक ठंड रहते हैं, एंड शॉर्ट समर्स, और क्या है गर्मियां शॉर्ट होती हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट विद एवरग्रीन प्लांट स्पीसीज, ये हम चीजें काफी पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन ही है। तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कॉनिफरस तिकोने, विद एवरग्रीन प्लांट स्पीसीज एवरग्रीन होती है, वो पत्ते नहीं उनके जड़ते, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक मौसम में बिल्कुल ही वो नेक्ड हो जाए, एवरग्रीन रहते हैं। एग्जाम्पल देख लो स्प्रूस, फीर, पाइन ट्रीज एक्सेट्रा, इसको आपने फोटो देख लेनी है गूगल पर। एनिमल्स फाउंड इंक्लूड, कौन कौन से एनिमल होते हैं, लिंक्स, वॉल्क, बियर, रेड फॉक्स, porcupine, squirrel, etc. ये सारे होते हैं वहां पर। Boreal forest soils are characterized by thin pore joils and is poor in quality। ये एक बात है कि ठंडे इलाके में पाई जाने वाली जो मिट्टी है ना वो पोर जॉइल होती है, पोर जॉइल्स। अब पोर जॉइल्स क्या है हम पढ़ेंगे, और इसकी क्वालिटी क्या होती है, पुअर, याद रखना।
क्वालिटी पुअर होती है, इसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं। पहले पॉटजॉय सॉइल समझ क्या है, फिर हम देखते हैं कि हाँ भी इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी कम क्यों होती है। ये भी आ जाता है एग्जाम में भी, कुछ सॉइल की प्रॉपर्टी दे दी जाएगी आपको भी, वो ग्रे कलर की है, न्यूट्रिएंट उसमें कम है, तो वो कौन सी सॉइल है। देखो आपने सारी की सारी सॉइलों की कंपोजिशन नहीं पढ़नी होती, पर जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं होता। अच्छा जी, पॉटजॉय सॉइल क्या होती है, एन इनफर्टाइल एसिडिक सॉइल, एसिडिक होगी और इनफर्टाइल मतलब उसमें न्यूट्रिएंट कम होंगे। कैरेक्टराइज्ड बाय ए वाइट और ग्रे सब सरफेस लेयर रिजेंबलिंग ऐश, जब हम इस मिट्टी को थोड़ा सा नीचे खोदेंगे ना तो ऐसे व्हाइट और ग्रे कलर की मिट्टी मिलेगी। फ्रॉम विच मिनरल्स हैव बीन लीच्ड इनटू ए लोअर डार्क कलर्ड स्ट्रेटम, तो जहां से क्या है जो मिनरल्स थे ना वो पानी के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू नीचे नीचे लीच हो गए मतलब कि जहां से मिनरल्स नीचे चले गए, तो इस एरिया में मिनरल्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा जी, इट टिपिकली अकर्स अंडर टेम्परेट कॉनिफरस वुडलैंड, तो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, कॉनिफरस एरिया में ही, टेम्परेट कॉनिफरस में। ठीक है जी, ये देखो फोटो देख लिया आपने, ये वाली जी है व्हाइट ग्रेश, मतलब ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे जहां पर, तो क्वेश्चन आएगा कि कलर है उसका कैसे, ऐश की तरह, राख की तरह। ठीक है, व्हाइट और ग्रे कलर है, ऐश की तरह है, राख की तरह है, और उसमें मिनरल्स वगैरह इतने नहीं है लीच करके, तो कौन सी सॉइल है, वो है पॉटजॉय सॉइल, याद रखना। आगे है कि रीजन फॉर पुअर सॉइल क्वालिटी, इस सॉइल की क्वालिटी इतनी पुअर क्यों है, क्यों इसके न्यूट्रिएंट्स इतने कम है, कुछ कारण हम पढ़ेंगे। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसीड्स स्लोली इन कोल्ड एनवायरमेंट्स, देखो सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स की वेदरिंग से मिनरल मिलते हैं, जब रॉक टूटती फूटती है तो फिर क्या है, मिनरल मिलते हैं, फिर मिनरल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है तो हमारी सॉइल बनती है। अब चक्कर ये है कि ठंडे एरिया में जो रॉक की वेदरिंग है ना वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, वहां पर बहुत ठंडे एरिया में आपको पता है एक्टिविटी वैसे भी स्लो होती है, तो उससे क्या है, मिनरल नहीं मिले, एक बात। और दूसरी बात ये है कि सॉइल के पास ऑर्गेनिक मैटर कैसे आएगा, वो आना था पेड़ पौधों के पत्तों से, टहनियों से, जब वो गिरती नीचे उनका डिकम्पोजिशन होता, फिर क्या होता कि डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर बनता। पर क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी कैसे हैं, उनके पत्ते बहुत छोटे हैं, नीडल लाइक, तो इतना लिटर हमको मिल नहीं पाता। लिटर मतलब पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियां वगैरह, ये सारे हमको मिल नहीं पाते मिट्टी को। अच्छा जी, द लिटर ड्राइड फ्रॉम कॉनिफर नीडल लीफ इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और इज डिकम्पोज्ड वेरी स्लोली, तो उनका डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लो होता है, क्योंकि जो जहाँ टेम्परेचर कम है वहां डिकम्पोजिशन रेट भी स्लो होता है। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा है दीज सॉइल्स आर मिनरल डेफिशिएंट एंड आर एसिडिक होते हैं और मिनरल्स नहीं होते। ठीक, ये नया कंसेप्ट आया। अब ये हम पढ़ते हैं कि इनमें मिनरल कम क्यों होते हैं और एसिडिक क्यों होती है ये सॉइल, पढ़ लो। एक तो है कि लेस इवेपोरेशन होती है, गर्मी नहीं है, पानी भाप बनकर ऊपर नहीं उठता, अगर पानी ऊपर नहीं उड़ेगा तो नीचे वाला पानी ऊपर नहीं आएगा और नीचे वाले न्यूट्रिएंट ऊपर भी नहीं आएंगे। एज ए रिजल्ट देयर इज लेस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर नहीं आएंगे, ये बात होगी। क्योंकि जब पानी उड़ेगा भाप बनकर तो ही तो नीचे से ऊपर आएगा, तो उस अपने साथ न्यूट्रिएंट भी लेकर आएगा। अब अपने साथ न्यूट्रिएंट ला ना पाए और नीचे ही रह गए न्यूट्रिएंट। अच्छा जी, कहता है मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल्स, पानी में क्या है, जमीन में क्या है, सॉइल में क्या है, पानी बहुत, जैसे मान लो बारिश हुई तो बारिश क्या करती है, वो मिट्टी के थ्रू बहती है और ऊपर वाली मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच करके अपने आप में घोल कर नीचे ले जाती है। एज ए रिजल्ट वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर समटाइम्स लीच्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, वो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स है जो पानी में घुलकर और नीचे चले गए, तो वो ऊपर वाली मिट्टी में रहे नहीं और मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ये बात है। This process leaves no alkaline cations that can encounter the organic acids of the accumulating litter. आप ऐसा समझ लो, इसको डीपली नहीं जाना कि होता क्या है कि अब नीचे चले गए न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एलिमेंट वगैरह नीचे चले गए, वहां है नहीं, तो होता क्या है कि जो आपका लिटर के थ्रू एसिड प्रोड्यूस हुआ ना, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ वहां रहा नहीं, ठीक है ना, चाहे कम ही लिटर हुआ
वो लिटर से जो एसिड बना उसको एसिड को खत्म करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ वहां रहा नहीं, क्योंकि क्या हुआ, सब कुछ नीचे लीच कर गया। तो फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट सॉइल बिकम्स एसिडिक, सॉइल एसिडिक रह जाती है, बन जाती है। इस लाइन को दोबारा समझो। देखो वहां पर थोड़ा बहुत लेटर गिरा पेड़ पौधों का, तो उससे एसिड जनरेट हुआ। एसिड जनरेट हुआ, एसिड को काउंटर करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को खत्म करने के लिए कोई और न्यूट्रेंट या एलिमेंट वहां था नहीं जो इसके साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता। तो एज ए रिजल्ट सॉइल क्या बन जाती है हमारी, एसिडिक। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी, मीन जहां की सॉइल क्या होती है, एसिडिक होती है और न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ठीक, ये याद रखनी बात। मतलब पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। आगे जाते हैं। आगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट सेंटर वाला, वहां पर क्या है, ऐसे फॉरेस्ट जो पत्ते गिरा देते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। कहता है टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब मिडिल लैटिट्यूड में पाए जाने वाले फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है, बाय ए मॉडरेट क्लाइमेट। वहां का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट, हार्श नहीं होता। एंड ब्रॉड लीफ डेसिडुअस ट्रीज, वहां का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट। ठीक, और उनके जो पत्ते होते हैं बड़े होते हैं। डेसिडुअस ट्रीज, डेसिडुअस मतलब जो अपने पत्ते गिरा देते हैं एक मौसम में। ठीक, और पत्ते बड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन से फॉरेस्ट है जो जहां का क्लाइमेट मॉडरेट होता है और उनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन फॉल, ठीक है ना, पत्तियां आती है जब तो अपने पत्ते गिरा देते हैं। आर बियर ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियां आते आते पूरे एक हिसाब से पत्तों से विहीन हो जाते हैं, उनके पत्ते दिखते ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही पेड़ से खड़े दिखते हैं, हड्डियां सी। एंड ग्रो न्यू फॉलियोज इन द स्प्रिंग, और जब आपकी क्या है, बसंत आती है, बहार आती है, जब सर्दियां जाती हैं तब जब बसंत आती है, बहार आती है, स्प्रिंग आती है, तो वहां पर नए नए पत्ते निकलते हैं। ठीक, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही होता है। ठीक, सर्दियां आती हैं तो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और पूरी सर्दियों में पेड़ों के पत्ते क्या है, सब अचक हो जाते हैं और फिर बाद में नए नए पत्ते निकलते हैं ऐसे। द रेनफॉल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और जो बारिश है वो भी होती है, ठीक ठाक होती है। सॉइल में यूनिफॉर्म, बराबर सी रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक आ जाए बहुत कम आ जाए, ठीक ठाक होती रहती है। सॉइल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट आर पोरजोलिक, सॉइल जहाँ की भी पोरजोलिक होती है और काफी डीप होती है। ठीक है जी, देखो हमने सारी चीजें रट्टे नहीं मार लेनी, इतनी हम रट्टे याद भी नहीं कर पाएंगे, काम वाली छोड़नी नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर से कुछ चीजें पढ़ लेनी होती है। आगे बात आती है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट मतलब मिडिल लैटिट्यूड में पाए जाने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनके पत्ते गिरते नहीं हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं पेड़, वो कौन से हैं, कहता दे हैव मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, जो बात लाइन याद रखने वाली है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, वार्म एंड ड्राई समर्स, जो गर्मियां होती हैं वो गर्म तो होती है, उसके साथ साथ ड्राई होती है। बारिश गर्मियों में नहीं पड़ती जहां पर, जैसे हमारे क्या है कि गर्मियों के बाद जस्ट बारिश का मौसम आ जाता है और गर्मियों में भी बारिश पड़ती है बीच बीच में, जब इतनी गर्मी हो जाती है कि आसपास वाले वेपर इकट्ठे होकर बारिश कर देते हैं। पर इसमें क्या है, समर क्या है, ड्राई रहती है आपकी, समर क्या है, ड्राई। एंड कूल एंड मॉइस्ट विंटर, और जो सर्दियां हैं वो ठंडी और मॉइस्ट रहती हैं। ये याद रखने वाली बात है कि सर्दियां ठंडी तो है ही है, बारिश होती है जो वो सर्दियों में होती है, ये बात याद रखने वाली है, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने बेसिकली याद रखना है, समर ड्राई होती है और विंटर मॉइस्ट होती है, विंटर में बारिश होती है। अच्छा जी, फायर इज एन इम्पॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर इन दिस इकोसिस्टम, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, क्योंकि देखो गर्मियां पड़ी और गर्मियों में बारिश भी नहीं हुई, इतना सूखा हो जाता है, इतनी वनस्पति, इतना हमारी वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह सूख जाते हैं कि उनको आग भी लग जाती है। ठीक है, अच्छा जी, एज ए रिजल्ट द प्लांट्स हियर आर अडेप्टेड सो दैट दे आर एबल टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। तो यहाँ के प्लांट ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं कि जब आग लग जाती है, आग के बाद
जल्दी से जल्दी अंकुरित हो जाए, जल्दी से जल्दी रीजनरेट कर जाए। ठीक है, मान लो ऊपर से पूरी आग से जल गया, फिर भी थोड़ी बहुत जड़ें रह जाती हैं, उसी से वो सब दोबारा राइज कर जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो वाले प्लांट क्या है, अडेप्ट कर गए हैं। ठीक है, ये याद रखनी है बात। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या क्या तीनों पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। फायर वाला फैक्टर, उनके प्लांट कैसे होते हैं, और मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ड्राई समर और मॉइस्ट विंटर। ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।